नमस्कार दोस्तों। कल के लेक्चर में आपने देखा कि मनोविज्ञान क्या होता है और किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। व्यवहारवाद के अनुसार जो एक परिभाषा आपको मैंने कल बताई थी कि मनुष्य का जो व्यवहार है उसका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। जब भी हम कहते हैं कि भाई मैं तेरी साइकोलॉजी को समझता हूँ या मैं इस व्यक्ति की साइकोलॉजी को समझता हूँ, तो उसका अर्थ ये होता है कि हम वो व्यक्ति किन घटनाओं पर कैसा रिस्पॉन्स करता है, कैसी प्रतिक्रिया करता है, ये हम जानते हैं। कौन सी बातें उसको अच्छी लगेंगी, कौन सी बुरी लगेंगी, इन बातों का हमें बोध होता है। इसी के आधार पर हम कहते हैं कि हम साइकोलॉजी जानते हैं सामने वाले की। लेकिन ये जो परिभाषा है ये तो व्यवहारवाद के अनुसार है, तो ये तो पूर्ण परिभाषा है नहीं। इसी को समझाते हुए कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जो मनोविज्ञान की विविध शाखाएं हैं, जैसे संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म, प्रकार्यवाद फंक्शनलिज्म, व्यवहारवाद बिहेवियरलिज्म, गेस्टाल्टवाद गेस्टाल्टिज्म, साइको एनालिसिस मनोविश्लेषणवाद, ह्यूमनिज्म यानी कि मानववाद, कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, तो इन सभी के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म पर रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही शाखाएं एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर उतनी महत्व नहीं रखती हैं जितना कि कोर साइकोलॉजी के अंदर ये रखता है। किंतु कुछ विशेष प्रश्न इन शाखाओं से पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं विगत कुछ वर्षों से। चाहे आप यूजीसी नेट की परीक्षाओं को देखिए, चाहे आप सीटेट की परीक्षाओं को देखिए, चाहे आप बीएड एमएड या पीएचडी एंट्रेंस की जो परीक्षाएं होती हैं उनको देखिए, एलटी वगैरह में भी यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए एक सूक्ष्म परिचय इनका देना या आपके लिए प्राप्त करना बहुत आवश्यक रहता है। और सामान्यतः बीएड के सिलेबस में हमारे ये नहीं होता है, तो हम कई हद तक इनको समझते भी नहीं हैं और अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो आइए जानते हैं आज हम व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म। संरचनावाद क्या होता है, क्या अर्थ है संरचना का, स्ट्रक्चर का। हर एक वस्तु, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, जीवित हो या अजीवित, हर किसी का भी अपना स्ट्रक्चर रहता है। छोटी कक्षाओं में हम बायोलॉजी में पढ़ाते हैं बच्चों को ह्यूमन स्ट्रक्चर, जिसमें हाथ, पैर, सर, और अगर हम शरीर के अंदर की बात करें तो बहुत सारे हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनके विषय में समझाया जाता है। तो ये होती है हमारे मनुष्य शरीर की संरचना। ऐसे ही आप मोबाइल फ़ोन में ये जो वीडियो देख रहे हैं, उस मोबाइल फ़ोन की अपनी एक संरचना है, जिसमें उसका स्क्रीन है, उसका बैक साइड है, बैटरी है, अंदर चिप है, बहुत सारी और चीज़ें आप लोगों को पता ही है, आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर। पेन जिसका यूज़ करते हैं आप लिखने में, अभी भी आपके हाथ में हो सकता है कईयों के, तो उस पेन में रिफ़िल है, रिफ़िल के अंदर इंक है, उसका हार्ड कोर है, कैप है, उसका बैक साइड है पेन का, तो ये सब उसका स्ट्रक्चर है। तो इसी तरह से कोई भी वस्तु इस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में जो भी वस्तु विद्यमान है, जिसका अस्तित्व है, उसका अपना कुछ न कुछ तो स्ट्रक्चर होता है। और विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो विज्ञान हमेशा किसी भी वस्तु विशेष की संरचना को पहले समझती है, उसके बाद जाकर के उसके संबंध में कुछ और चर्चा करती है। यही कार्य किया गया मनोविज्ञान के साथ। जब विलियम वुंट, जिनको हम फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, उन्होंने मनोविज्ञान को एक साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ समझने का प्रयास किया और मनोविज्ञान की पहली लेबोरेटरी डेवलप की 1879 में। लिप्जिंग एक स्थान है आपका, जर्मनी में पड़ता है। यहाँ पर ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि किस सन में ये लेबोरेटरी डेवलप हुई थी, किस स्थान में हुई थी और पहली लेबोरेटरी किसने डेवलप की थी। इसीलिए मैंने ये डार्कन किए हुए हैं, अलग कलर से बता रखा है आपको। तो उस समय उनका जो उद्देश्य था वो यही था कि जो मन है या जो चेतना है, उसको हम कैसे एनालिसिस करें, उसका कैसे उसका विश्लेषण करें। भाई जब तक विश्लेषण नहीं होगा तब तक हम संरचना की अवधारणा को समझ ही नहीं सकते। जब आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं तो फ़ोन एक होल है, एक संपूर्ण ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब उसकी संरचना को समझोगे तो उसको आप
विश्लेषण करोगे उसका, उसको ब्रेक डाउन करोगे विविध पार्टों में, छोटे छोटे भाग में। मनुष्य एक संपूर्ण है, लेकिन जब मनुष्य की संरचना समझनी होगी तो हमको मनुष्य का विश्लेषण करना पड़ेगा। उसके हाथ, पैर, उंगलियां, नाखून और भी शरीर के अंदर जो जो भाग होते हैं उन सबको तोड़ना पड़ेगा समझने के लिए। तो इसी तरह से चेतना का मनोविज्ञान समझाते हुए इन्होंने उसके कुछ कंपोनेंट बताए, कुछ घटकों में उसको तोड़ा और एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। विलियम वुंट के साथ उनके जो स्कॉलर थे, या ये कह सकते हैं कि उनके छात्र थे, जिनका नाम एडवर्ड टिचनर है। देखिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम वुंट का नाम हम सब जानते हैं, लेकिन बहुत से हम में से होते हैं जो एडवर्ड टिचनर का नाम नहीं जानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम स्ट्रक्चरलिज्म में संरचनावाद की बात करें तो संरचनावाद के प्रतिपादन का श्रेय तो निश्चित रूप से विलियम वुंट को ही जाएगा, लेकिन इसके विकास का जो श्रेय है वो हमेशा एडवर्ड टिचनर को ही दिया जाता है। अगर मैं इसको परसेंटेज में समझाऊं तो 100 में से 30% जो योगदान है वो विलियम वुंट का है, तो 70% योगदान एडवर्ड टिचनर का है। तो आप खुद जान सकते हैं कि एडवर्ड टिचनर को समझे बिना हम कभी भी स्ट्रक्चरलिज्म को नहीं समझ सकते। तो इन्होंने क्या किया, फोकस ऑन ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेस इनटू द मोस्ट बेसिक कंपोनेंट। मैंने आपको बताया कि जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं मनुष्य की, उनको छोटे 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 भागों में कैसे बांटा जा सकता है, ये अध्ययन इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म में किया है। स्ट्रक्चरलिज्म को, संरचनावाद को स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस भी कहा जाता है, अनुभवों का अध्ययन भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इसको साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना का विज्ञान भी कहा गया है। चेतना का विज्ञान कहा जाता है, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को पता होता है कि स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस भी स्ट्रक्चरलिज्म को ही कहा गया है, यानी कि ये संज्ञा स्ट्रक्चरलिज्म के लिए दी गई है। तो वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं, चेतना को किन भागों में बांटा गया है, किन कंपोनेंट में बांटा गया है, ये मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ। सबसे पहला कंपोनेंट होता है सेंसेशन। सेंसेशन क्या होता है भाई? सेंसरी ऑर्गन्स आपने सुना होगा, आपकी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनसे आपको आपके वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने में सहायता मिलती है। अर्थात आप अगर रात्रि के समय जब आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आप चल रहे हैं, तो आपको हवा का एहसास होता है, ठंडा है, गर्म है, तेज हवा है, हल्की हवा है, ये सब कुछ। अंधेरा है, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सुगंध आपको आती है। आप अगर किसी जंगल में चल रहे हैं तो वहाँ के पेड़ पौधों की सुगंध आएगी। आप रोड में चल रहे हैं तो वहाँ से पॉल्यूशन जो होता है उसकी दुर्गंध आएगी। इस तरह से साथ ही साथ अगर उजाला है, रोशनी है, तो अपने आसपास की बहुत सारी जो वस्तुएं होती हैं उनको आप देखते हैं और मस्तिष्क में धारण करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके किसी भी रूप में अपने वातावरण के साथ जो घटक उनके होते हैं उनको समाहित करते हैं अपने अंदर, और इसके आधार पर फिर हमको कुछ फीलिंग होती हैं, कुछ हमारे अंदर जो अनुभव होते हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ठंडी हवा चल रही है तो फीलिंग ठंडी आएगी, अच्छी गंध आ रही तो आप बोलेंगे कि सुगंधित है, बहुत सूदिंग अगर आपको इन्वायरमेंट दिखाई दे रहा है तो आपको प्रसन्नता होगी। ये सारी चीज़ें कि किस रूप में आप चीज़ों को समाहित कर रहे हैं या फिर अर्जित कर रहे हैं। और इन दोनों के पश्चात जो तीसरा कंपोनेंट होता है इमेजेस। आपने सेंसरी ऑर्गन से कोई ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान के आधार पर फिर आपको कुछ फीलिंग डेवलप हुई आपके अंदर, और उस फीलिंग के आधार पर फिर आपके मस्तिष्क में एक इमेज बनती है। इसी इमेज को लेटर ऑन कॉग्निटिव साइकोलॉजी में जीन पियाजे ने स्कीमा वर्ड से समझाया है। ठीक है, जैसे आपको एक समारोह में आप गए, उस समारोह में आपके मित्र ने अपने किसी दूसरे मित्र से आपको मिलाया, इंट्रोड्यूस कराया, तो अब क्या होगा, आपके मित्र का जो मित्र है, आप जिसको जानते नहीं हैं, तो उसके उस फिजिकल स्ट्रक्चर को एक नाम के साथ आप एसोसिएट कर लेंगे, और फिर जब भी वो नाम आपके समक्ष आएगा तो आपके मस्तिष्क में उस व्यक्ति की इमेज बन जाएगी। उदाहरण के लिए जब हम रामचंद्र जी की बात करते हैं, तो अभी रिसेंटली आप जो रामायण देख रहे थे, तो राम बोलते ही हमारे मस्तिष्क में वो जो अरुण केविल जो उसके एक्टर हैं उनका चित्र आ जाता है। वास्तविक राम तो हमने देखे ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जो कॉन्शियसनेस है उसको इन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।